रात का समय था। लंबा सफर तय करने के बाद आरव अपनी पत्नी नंदिनी के साथ आखिरकार उस सुनसान इलाके में बने पुराने से अपार्टमेंट के सामने कार रोकता है। नंदिनी बेहद थकी हुई थी, उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था और वह बार बार पेट पर हाथ रखकर दर्द सहने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि वह 7 महीने की गर्भवती थी। और कितना दूर है, उसने धीमी आवाज में पूछा। आरव ने मोबाइल की स्क्रीन देखते हुए जवाब दिया, बस थोड़ी ही दूर, लोकेशन यहीं दिखा रही है। लेकिन उसकी आवाज में भी हल्की बेचैनी छिपी हुई थी। 5 घंटे से लगातार ड्राइव करते हुए वह भी थक चुका था, फिर भी उसने खुद को संभाल रखा था। बिल्डिंग कुछ अजीब सी लग रही थी। पीले रंग की पुरानी दीवारें, जगह जगह उखड़ा हुआ पेंट और चारों तरफ सन्नाटा, जैसे यहाँ कोई रहता ही न हो। तभी गेट पर बैठा एक बूढ़ा चौकीदार धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ा। नमस्ते साहब, उसने धीमी आवाज में कहा, आपके लिए फ्लैट तैयार है। लेकिन जैसे ही उसकी नजर नंदिनी के पेट पर पड़ी, उसका चेहरा अचानक बदल गया। उसकी आंखों में डर साफ झलकने लगा। साहब, अगर हो सके तो आज रात आप कहीं और रुक जाइए, उसने हिचकते हुए कहा। आरव थोड़ा चौंका। क्यों, क्या दिक्कत है? चौकीदार कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, बस मेरी मानिए, यहाँ ठीक नहीं है। लेकिन नंदिनी अब और खड़ी नहीं रह सकती थी। उसने थकी हुई आवाज में कहा, मुझे अंदर जाना है। और बिना कुछ सुने आरव उसे सहारा देकर अंदर ले गया। लिफ्ट की पुरानी आवाज पूरे बिल्डिंग में गूंज रही थी। तीसरी मंजिल पर पहुंचते ही एक अजीब सी ठंडी हवा उनके शरीर को छूकर निकल गई। फ्लैट नंबर 27 का दरवाजा खुला तो अंदर सब कुछ सामान्य लगा। साफ सुथरा कमरा, फर्नीचर ठीक था, लेकिन एक अजीब सी गंध हवा में तैर रही थी, जैसे कुछ पुराना सड़ चुका हो। उन्होंने सोचा शायद बंद घर की वजह से ऐसा है। दोनों थकान के कारण ज्यादा सोच नहीं पाए और जल्दी सोने की तैयारी करने लगे। लेकिन जैसे ही रात गहराने लगी, नंदिनी को अपने आसपास किसी के होने का एहसास होने लगा। वह अचानक उठ बैठी। उसे लगा जैसे कोई उसके पेट पर हाथ फेर रहा हो। आरव, ये क्या कर रहे हो? उसने नींद में ही कहा। लेकिन जैसे ही उसने उस हाथ को पकड़ा, वह झटके से पीछे हट गई। वह हाथ बेहद गर्म और खुरदुरा था, जैसे किसी जले हुए इंसान का हो। यहाँ कोई है, वह चीख पड़ी। आरव घबरा गया। उसने तुरंत लाइट ऑन की, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। तुम्हें सपना आया होगा, उसने समझाने की कोशिश की, लेकिन नंदिनी का डर कम नहीं हुआ। अगली सुबह भी उसका मन अशांत था। आरव ऑफिस चला गया और वह घर में अकेली रह गई। कुछ देर बाद दरवाजे की घंटी बजी। बाहर एक औरत खड़ी थी जो काम वाली लग रही थी। मुझे काम के लिए भेजा गया है, उसने कहा, लेकिन उसकी नजरें बार बार घर के अंदर झांक रही थीं। यह घर ठीक नहीं है, उसने धीरे से कहा। आप यहाँ मत रहिए। नंदिनी कुछ समझ पाती उससे पहले ही किचन से आवाज आई, जैसे बर्तन गिर गए हों। दोनों दौड़कर अंदर गईं। वहाँ एक काली बिल्ली बैठी थी जिसकी आंखें लाल चमक रही थीं। वह अचानक घूरने लगी और फिर पल भर में गायब हो गई। काम वाली औरत डर के मारे भाग गई। उसी दिन शाम को खबर आई कि वह औरत लिफ्ट में मरी हुई मिली। उसके चेहरे पर खौफ जमे हुए थे। नंदिनी यह सुनकर और डर गई। रात होते होते घर का माहौल और भारी हो गया। अचानक कहीं से लोरी की आवाज आने लगी। सो जा मेरे लाल। आवाज इतनी मीठी थी कि नंदिनी के पेट में बच्चा जोर जोर से हरकत करने लगा। वह घबरा गई। आरव, कोई गा रहा है, लेकिन आरव को कुछ सुनाई नहीं दिया। तभी उन्होंने देखा कि बेड के पास एक साया खड़ा है। उसकी गोद में एक गुड़िया थी। वह उसे थपकी दे रहा था। धीरे धीरे वह साया उनकी ओर बढ़ने लगा। उसकी आंखें जल चुकी थीं, चेहरा राख से भरा हुआ। ये बच्चा मेरा है, वह फुसफुसाया। नंदिनी दर्द से कराहने लगी, जैसे कोई उसके पेट को दबा रहा हो। आरव ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। कमरे में अजीब सी ताकत भर गई। अचानक वही काली बिल्ली फिर प्रकट हुई और आरव पर झपट पड़ी। उसके चेहरे को नोचने लगी। खून बहने लगा। आरव चिल्लाया, कौन हो तुम? तभी वह साया हवा में उठ गया और उसकी गोद में अब गुड़िया की जगह एक मृत बच्चा था। नंदिनी यह देख बेहोश हो गई। अगले दिन जब वह अस्पताल में थी, डॉक्टरों ने बताया कि उसका गर्भपात हो चुका है। आरव टूट चुका था। तभी वही बूढ़ा चौकीदार वहाँ आया और रोते हुए बोला, मुझे माफ कर
दीजिए साहब, मुझे आपको रोकना चाहिए था। फिर उसने उस फ्लैट की सच्चाई बताई। सालों पहले वहाँ एक दंपत्ति रहता था। पत्नी माँ नहीं बन सकती थी। धीरे धीरे वह मानसिक रूप से टूट गई और एक गुड़िया को अपना बच्चा मानकर पालने लगी। बाद में उन्होंने एक औरत की मदद से बच्चा पाने की कोशिश की, लेकिन वह औरत लालची निकली। उसने पति को बहकाया और पत्नी को जिंदा जला दिया। उस दिन के बाद से उस औरत की आत्मा वहीं भटक रही है, अपने बच्चे को खोने के दर्द में, और हर उस औरत से बदला लेती है जो माँ बनने वाली होती है। आरव यह सुनकर सन्न रह गया। उसने तुरंत वह जगह छोड़ दी और नंदिनी को दूर ले गया। लेकिन कहते हैं कि आज भी उस फ्लैट में रात के सन्नाटे में लोरी की आवाज गूंजती है और कभी कभी खिड़की के पास एक जली हुई औरत अपने बच्चे को ढूंढती नजर आती है। आरव उस शहर को छोड़कर नंदिनी को लेकर दूर एक शांत पहाड़ी कस्बे में आ गया, जहां उसने सोचा था कि पुरानी यादों का डर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। लेकिन कुछ कहानियां जगह बदलने से नहीं, बल्कि इंसान के भीतर बस जाने से और गहरी हो जाती हैं। नंदिनी अब पहले जैसी नहीं रही थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे और चेहरे पर हमेशा एक खोया हुआ भाव रहता। वह घंटों खिड़की के पास बैठी रहती और खाली नजरों से बाहर देखती, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। डॉक्टरों ने कहा था कि उसे मानसिक आघात लगा है, समय लगेगा ठीक होने में। आरव हर संभव कोशिश कर रहा था कि वह फिर से सामान्य हो जाए, लेकिन हर रात जैसे एक नया डर लेकर आती। शुरुआत में हल्की हल्की आवाजें सुनाई देती थीं, जैसे कोई दूर कहीं धीमी लोरी गा रहा हो। आरव को लगता यह उसका वहम है, लेकिन एक रात जब वह पानी पीने उठा, उसने साफ साफ वही आवाज सुनी, सो जा मेरे लाल। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने तुरंत कमरे की लाइट जलाई, लेकिन सब कुछ सामान्य था। नंदिनी गहरी नींद में थी। उसने खुद को समझाया कि यह उसके दिमाग का खेल है, लेकिन अगले दिन नंदिनी ने अचानक पूछा, तुमने भी सुनी वो आवाज? यह सुनकर आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने झूठ बोलते हुए कहा, नहीं, तुम्हें सपना आया होगा। लेकिन अब उसे भी यकीन होने लगा था कि कुछ उनका पीछा कर रहा है, कुछ ऐसा जो उस फ्लैट में शुरू हुआ था और अब उनके साथ आ चुका था। दिन बीतते गए और नंदिनी की हालत बिगड़ती गई। वह अक्सर अपने पेट पर हाथ रखकर उससे बात करती, जैसे उसका बच्चा अभी भी जिंदा हो। चुप हो जाओ, मम्मा यही है, वह बुदबुदाती रहती। आरव उसे रोकने की कोशिश करता, लेकिन वह जैसे किसी और दुनिया में खो चुकी थी। एक शाम जब बारिश हो रही थी और आसमान में बिजली कड़क रही थी, अचानक घर की सारी लाइट्स चली गईं। चारों तरफ अंधेरा छा गया। उसी अंधेरे में फिर वही लोरी गूंजने लगी। इस बार आवाज बहुत करीब से आ रही थी, जैसे कोई उनके कमरे में ही बैठा हो। आरव ने कांपते हुए टॉर्च जलाई और जो उसने देखा उसने उसकी रूह हिला दी। नंदिनी बेड पर बैठी थी, लेकिन उसके सामने एक साया खड़ा था। वही जला हुआ चेहरा, वही खाली आंखें, और उसकी गोद में एक बच्चा था जो हल्की हल्की रोने की आवाज कर रहा था। मुझे मेरा बच्चा चाहिए, वह साया फुसफुसाया। आरव ने हिम्मत जुटाकर चिल्लाया, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, हमें छोड़ दो। लेकिन वह साया धीरे धीरे नंदिनी के करीब आने लगा। नंदिनी जैसे उसके वश में थी। उसने अपने हाथ आगे बढ़ा दिए, जैसे वह उस बच्चे को लेने वाली हो। तभी अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और खिड़की अपने आप खुल गई। बारिश का पानी अंदर आने लगा। आरव ने दौड़कर नंदिनी को पीछे खींचा, लेकिन तभी वह साया जोर से चीखा। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि पूरे कमरे की दीवारें हिलने लगीं और अगले ही पल सब कुछ शांत हो गया। लाइट वापस आ गई, साया गायब हो चुका था, लेकिन नंदिनी बेहोश होकर गिर पड़ी। अगले दिन आरव उसे एक तांत्रिक के पास ले गया, जिसे लोगों ने बहुत शक्तिशाली बताया था। तांत्रिक ने नंदिनी को देखते ही कहा, यह सिर्फ आत्मा नहीं है, यह एक अधूरी इच्छा है जो तुम्हारे साथ बंध गई है। उसने बताया कि उस औरत की आत्मा को शांति नहीं मिली क्योंकि उसका बच्चा उससे छिन गया था, और अब वह हर उस औरत से जुड़ जाती है जो माँ बनने वाली होती है। अगर इसे रोका नहीं गया तो यह तुम्हारी पत्नी की जान भी ले सकती है। यह सुनकर आरव के होश उड़ गए। तांत्रिक ने एक अनुष्ठान करने को कहा, जिसके लिए उन्हें उसी फ्लैट में वापस जाना होगा जहाँ यह सब शुरू हुआ था। यह सुनकर आरव सन्न रह गया, लेकिन नंदिनी की जान बचाने के लिए उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। कुछ दिनों बाद वे दोनों फिर उसी शहर में लौटे। वही बिल्डिंग, वही सन्नाटा, लेकिन इस बार डर और भी गहरा था। फ्लैट का दरवाजा खोलते ही ठंडी हवा
का झोंका आया, जैसे कोई उनका इंतजार कर रहा हो। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। कमरे में धूप और राख की गंध फैल गई। अचानक दरवाजे अपने आप बंद हो गए और वही साया प्रकट हो गया। इस बार उसका रूप और भी डरावना था। उसकी गोद में बच्चा जोर जोर से रो रहा था। मुझे मेरा बच्चा दो, वह चिल्लाई। तांत्रिक ने ऊंची आवाज में मंत्र पढ़े और कहा, तुम्हें शांति तभी मिलेगी जब तुम इस दुनिया को छोड़ दोगी। लेकिन वह आत्मा मानने को तैयार नहीं थी। उसने नंदिनी को पकड़ लिया। उसका चेहरा धीरे धीरे काला पड़ने लगा। आरव घबरा गया। कुछ करो, वह चिल्लाया। तभी तांत्रिक ने एक आखिरी मंत्र पढ़ा और आग का एक घेरा बन गया। उस आग में वह साया तड़पने लगी। उसकी चीखें पूरे फ्लैट में गूंजने लगी। धीरे धीरे उसका शरीर धुएं में बदलने लगा और आखिरकार वह पूरी तरह गायब हो गई। सब कुछ शांत हो गया। नंदिनी जमीन पर गिर गई, लेकिन इस बार वह जिंदा थी। उसकी सांसें सामान्य हो गईं। आरव ने राहत की सांस ली। उसे लगा कि अब सब खत्म हो गया है। वे दोनों उस जगह को हमेशा के लिए छोड़कर वापस अपने नए घर लौट आए। समय के साथ नंदिनी धीरे धीरे ठीक होने लगी। उसकी मुस्कान वापस आने लगी। जिंदगी फिर से पटरी पर लौटने लगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ महीनों बाद एक रात जब आरव देर से घर लौटा, उसने देखा कि नंदिनी कमरे में बैठी है और धीरे धीरे कुछ गुनगुना रही है। सो जा मेरे लाल। उसकी आवाज बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उस साए की थी। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे से पूछा, नंदिनी तुम क्या गा रही हो? नंदिनी ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा, लेकिन उसकी आंखें अब वैसी नहीं थीं। उनमें एक अजीब सी चमक थी। उसने अपने पेट पर हाथ रखा और धीरे से कहा, वो वापस आ गया है।